गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी एटीएस की कस्टडी में है। यूपी एटीएस अब्बासी से पूछताछ कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी है, तो इस बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एटीएस को अब्बासी के घर से अरबी की एक किताब मिली है, जिसमें कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है। बताया जा रहा है कि अब्बासी अपने आतंकी आकाओं से इन्हीं शब्दों को कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर बातचीत किया करता था। यही नहीं, एटीएस सूत्रों की माने तो हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी आईसिस की विचारधारा से प्रभावित था और सीरिया जाने की तैयारी कर रहा था। गोरखपुर गुरिल्ला कांड में सनसनीखेज खुलासा। मुर्तजा की अरबी किताब में आतंक की भाषा। क्या आरोपी मुर्तजा अब्बासी का था आईएसआईएस से नाता? गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे यूपी एटीएस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से जुड़े चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। मुर्तजा सनकी है या शातिर? ऐसे तमाम सवालों के बीच पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी आतंकी आकाओं से बातचीत के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। एटीएस से जुड़े सूत्रों की माने तो अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा के पास से मिली मजहबी किताब में जिहादी मंसूबों के कोड वर्ड। एटीएस को मुर्तजा के घर से जिहादी साहित्य मिला, जिसमें एक अरबी किताब भी है। शुरुआती जांच में माना जा रहा था कि मजहब के प्रति निष्ठा की वजह से मुर्तजा इसे पढ़ता था, लेकिन मुर्तजा के साथ एटीएस उस किताब को लखनऊ हेडक्वार्टर लेकर आई। यहां बारीकी से जांच की तो पता चला कि किताब में कई शब्दों को हाईलाइट किया गया था। एटीएस ने इनमें से कुछ शब्दों को डिकोड कर उसके मायने निकाले तो मुर्तजा के खतरनाक इरादे भी सामने आ गए। मुर्तजा का ब्रेन वॉश करने के लिए अरबी के अल जिहाद शब्द का इस्तेमाल होता था। किताब में इस शब्द को मार्क किया गया है ताकि हर वक्त याद रहे। मुर्तजा से मिलने के लिए जब भी कोई बाहरी आता था तो उसे पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाती थी। इसके लिए अरबी में दैफून बोला जाता था, जिसका मतलब मेहमान है। मुर्तजा के साथ जब भी फंडिंग से जुड़ी कोई बातचीत होती थी तो उसको अरबी में संदेश दिया जाता था कि बख्शीश भेज दी गई। बख्शीश शब्द का संदेश मुर्तजा को मिलता, जिसका मतलब पैसा पहुंच गया। यही नहीं, मुर्तजा से बातचीत में पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को खटमल बोला जाता था। उसे अलर्ट करने के लिए अरबी में बख अल फिराशी शब्द का इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब खटमल आसपास है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से जांच एजेंसी को एक अरबी भाषा की किताब मिली थी। उस किताब को जांचने के बाद यूपी एटीएस ने कई तरह के राज पर पर्दा उठाया है। उस किताब के जरिए एक कोड इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अरबी भाषा का प्रयोग मुर्तजा अपने साथियों से बात करने के लिए करता था। ऐसे में जांच एजेंसी की रडार पर ये शब्द नहीं आ पाते थे। लेकिन अब जब मुर्तजा से लगातार पूछताछ हो रही है तो उसके बाद कई ऐसे कोड हैं जो उस किताब में लिखे गए हैं और उनको बाकायदा मार्कर से मुर्तजा ने मार्क किया है। एटीएस की माने तो गोरखपुर में गुरिल्ला कांड का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले अपने गुरुओं से कोड वर्ड में बातचीत करता था। तो सवाल ये कि क्या मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं बल्कि कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था? ऐसे आपको बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी के पिता को यूपी एटीएस ने नोटिस भेजकर तलब किया है। मुर्तजा की बीमारी में पुराने इलाज और लंबे समय से हो रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एटीएस ने उसके पिता को अपनी जांच के दायरे में ले लिया है। यही नहीं,
पुलिस आरोपी मुर्तजा अब्बासी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी कराएगी। आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक विशेषज्ञों से उसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट करवाया जाएगा। जांच एसटीएफ भी कर रही है और बहुत तथ्यों के आधार पर कर रही है, गहराई से जांच कर रही है। वो अपराधी है कि आतंकवादी है, तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी उसको बताएगी। अहमद मुर्तजा अब्बासी के आतंकी कनेक्शन की पड़ताल जारी है। जांच एजेंसियां मुर्तजा की जिंदगी से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी है। तो इसी दौरान खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा दहशत का दूसरा नाम यानी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित था। एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने पूछताछ में बताया कि आईएसआईएस से जुड़ी एक लड़की का उसे मेल आया था। लड़की ने अपना फोटो उसे भेजा था और भारत आकर उससे मिलने का वादा भी किया था। मुर्तजा ने लड़की की मदद के लिए उसे 40,000 रुपए भी भेजे थे। लड़की के बताए अकाउंट में उसने 3 बार में ये पैसे भेजे। मेल के जरिए दोनों में बातचीत शुरू हुई और इस तरह मुर्तजा आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के संपर्क में आ गया। यही नहीं, वो नेपाल के रास्ते सीरिया जाने वाला था। हाँ भाई, देखो सीएनआरसी भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर में। अहमद मुर्तजा अब्बासी कसूरवार है या नहीं? अहमद मुर्तजा अब्बासी के आतंकियों से रिश्ते हैं या नहीं? मुर्तजा ने अपना आक्रोश दिखाने के लिए गोरखनाथ मंदिर को ही क्यों चुना? मुर्तजा पीएसी जवानों पर हमला कर क्या साबित करना चाहता था? इन तमाम सवालों के जवाब यूपी एटीएस की तफ्तीश के बाद मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो खुलासे हो रहे हैं उससे आरोपी मुर्तजा की कैमरे पर दी गई दलीलें नाकाफी साबित होती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उसने सोची समझी साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया था। लखनऊ से विशाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजान मामले पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी से होते हुए विवाद की आग बिहार तक पहुंच गई है। इस बीच महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई कागजों में ही सिमटी हुई है। जी न्यूज के रियलिटी चेक में सामने आया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में अब भी हजारों अवैध लाउडस्पीकर लगे हुए हैं और प्रशासन इस मामले पर खामोश है। पूरे देश में अजान के वक्त लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर हंगामा बरपा हुआ है। स्पीकर पर सियासत भी लाउड हो गई है। हर कोई लाउडस्पीकर बजाने को अपने सियासी चश्मे से देख रहा है। लाउडस्पीकर से होने वाले शोर और इसके पीछे हो रही राजनीति के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कई साल बाद भी अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउडस्पीकर पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अब भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अवैध तरीके से लगाए गए लाउडस्पीकर अदालत के आदेश को मुंह चिढ़ा रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। मुंबई के भायखला इलाके में जब जी मीडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो पता चला कि किस तरह धार्मिक स्थलों के बाहर भी अवैध लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। इस वक्त हम मुंबई में भायखला में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो इस वक्त आप मस्जिद देख रहे हैं वो चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद है और ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि पूरे मुंबई में ऐसा आंकड़ा निकल के आया है आरटीआई में कि 900 से ज़्यादा ऐसी मस्जिद हैं जहां पर अभी भी इलीगल जो लाउड स्पीकर हैं उनको लगाया गया है। इलीगल कैसे हैं? आपने मस्जिद में देखा 2 लाउड स्पीकर आपको वहाँ दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल नवी मुंबई में 49 मस्जिदों में से 45 मस्जिदों पर अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाने के मामले में कई साल तक चली सुनवाई के बाद 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने तमाम धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता संतोष पाचलग ने 2018 में आरटीआई के जरिए अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। आरटीआई में जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर 2940 लाउडस्पीकर अवैध तरीके से लगे हैं। इनमें से 1766 अवैध लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिदों, दरगाह और मदरसों पर लगाए गए हैं।
1029 अवैध लाउडस्पीकर मंदिरों में और 84 लाउडस्पीकर चर्च में लगे हैं। अवैध तरीके से 22 लाउडस्पीकर गुरुद्वारों पर लगाए गए हैं। अकेले मुंबई के धार्मिक स्थलों में अभी भी 900 लाउडस्पीकर अवैध तरीके से लगे हुए हैं। नवी मुंबई में अवैध तरीके से लगे लाउडस्पीकर्स की संख्या 130 है। इन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। धार्मिक स्थलों में लगे अवैध लाउडस्पीकर पर राज्य सरकार के आंखें मूंदे रखने के खिलाफ संतोष पाचलंग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका भी दाखिल की। याचिका पर एक सुनवाई 2018 में हुई थी। अब 2 हफ्ते के बाद दोबारा सुनवाई होनी है। ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश का बहुत बड़ा उल्लंघन, वायलेशन हुआ है। इसीलिए संतोष पाचलंग जी ने 2018 में कंटेम्प्ट याचिका फाइल करके उसमें जो भी कंटेम्नर्स है जिन्होंने ये ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर वायलेट किया है, तो उनको पनिश करना चाहिए करके उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 4 बार हलफनामा दाखिल किया। हर हलफनामे में सरकार यही कहती रही कि वो जल्द ही इन अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई करेगी। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कह रहे हैं कि जल्द राज्य के गृह मंत्री के साथ मीटिंग करके अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ तयशुदा वक्त में कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जाएगी। मैं होम मिनिस्टर के साथ और होम डिपार्टमेंट के साथ बात करूंगा। मैंने उसके बारे में बीच में स्टेटमेंट किया था। हाईकोर्ट या कोई भी न्याय व्यवस्था जो भी डिसीजन देती है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। यानी हाईकोर्ट के फैसले के 5 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार रूपरेखा बनाने पर ही काम कर रही है, वो भी तब जब देश भर में अजान के वक्त लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से उठा लाउडस्पीकर का विवाद कर्नाटक और यूपी होता हुआ बिहार तक पहुंच गया है। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर रोक लगाई जाए। संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं न कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं न कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। जनक राम के अलावा बीजेपी के बड़े नेता भी ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा है कि शोर मचाकर लोगों को जगाने की जरूरत नहीं है। नॉइस पोल्यूशन के कानून है वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। और मुझे लगता है जो लोग ध्वनि प्रदूषण के जो कानून हैं उस पर सियासत करना चाहते हैं, उसको सांप्रदायिक उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पुराने ज़माने में जब कोई भी साधन नहीं थे जगाने के, उस समय ठीक था, अच्छा लगता था। लेकिन आज अनेक लोग हैं जो इससे व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, और आज इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप अल्लाह के लिए जगाने के लिए पूरा शोर, पूरे मोहल्ले में शोर मचाए। पूरे विवाद में भजन गायक अनूप जलोटा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अजान हो या हनुमान चालीसा, इससे किसी को भी अगर परेशानी होती है तो वो ठीक नहीं है। कहीं भी हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है और ट्रैफिक को परेशानी है तो भाई वो नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर नमाज भी पढ़ी जाती है और ट्रैफिक को तकलीफ है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यानी धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर देश भर में सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयान से उठी चिंगारी की आग देश के कई राज्यों में फैल गई है। लाउडस्पीकर की आवाज ध्वनि प्रदूषण बढ़ाती है या ये आस्था से जुड़ा सवाल है, इस पर आम लोगों में बहस के साथ सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एजेंडा इंडिया का में अब वो खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी है। दरअसल चिपचिपाती गर्मी से राहत के नाम पर हम जो शरबत, गन्ने का रस या बर्फ का गोला खा रहे हैं वो मीठे जहर से कम नहीं है। कैसे बाजार में इस्तेमाल की जा रही बर्फ आपको बीमार या बेहद बीमार बना सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में।
चिपचिपाती गर्मी से बचने के लिए अगर आप भी बर्फ का गोला खाते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप बाजार का गन्ने का रस, शरबत या शिकंजी पीते हैं तो संभल जाइए। गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाली ये चीजें आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए मुंबई में आपकी सेहत से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मीडिया की टीम ने जाना कि किस तरह गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाने के नाम पर आपको जहर परोसा जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के कमाठीपुरा की हैं, जहां गटर के पास बर्फ की सिल्लियां रखी हुई थी। बीएमसी के कर्मचारियों ने हथौड़े के वार से बर्फ की सिल्लियां तोड़ दी। ये इलाका मुंबई सेंट्रल के पास है, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास मौजूद गंदगी के बीच बर्फ की सिल्ली को गंदी बोरियों से ढक कर रखा गया था। यहाँ भी बीएमसी ने कार्रवाई की और बर्फ की सिल्लियों को नष्ट कर दिया। इसे गटर के जो बगल में आप देखिए गटर है, उसके ठीक बगल में इस वक्त हम मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बर्फ की एक सिल्ली वो तोड़ी जा रही है। बीएमसी कर्मचारी इस वक्त उस बर्फ की सिल्ली को तोड़ रहे हैं और बगल में ही एक छोटी सी गटर की लाइन है। आप देखिए कितना गंदा है यहाँ पर, और यहाँ पे ये बर्फ की सिल्ली रखी गई। फिर यहीं से अलग अलग जो ठेले वाले हैं जो गोला बनाते हैं या फिर जो गन्ने की का जूस देते हैं वो लेकर जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर लगे बैरिकेड्स की आड़ में फुटपाथ पर बर्फ की सिल्लियां रखी गई। जी मीडिया की टीम जब एक गन्ने का रस बेचने वाले दुकानदार के पास पहुंची तो हमें देखते ही वो अपनी बर्फ की सिल्लियां छुपाने लगा। बीएमसी कर्मचारियों ने बर्फ की छोटी छोटी सिल्लियों को बाहर निकाला और उन्हें तोड़ दिया। इस दौरान दुकानदार ने अपनी गलती मानते हुए आइंदा ऐसा ना करने की बात कही। ये बताइए, क्या आपको ये नहीं मालूम कि ये सब बर्फ जो है नुकसान पहुंचा सकता है? इसमें ई कोलाई जो है बैक्टीरिया होता है। अरे साहब, लेकिन यही बर्फ तमाम जगह चलता है, तो वही मिलता था। अभी आप जो बोलेंगे वो चलाएंगे हम। सवाल ये है, बीएमसी की टीम बर्फ और इसे बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों कर रही है? तो जवाब बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र से ही सुन लीजिए। नहीं, हम लोग ने सैंपल्स लिए पानी के और बर्फ के भी सैंपल्स लिए। ये जो बर्फ है वो वाशी या नवी मुंबई में बनाया जाता है, तो उधर के सैंपल्स में ई कोलाई पाया गया। इसके लिए जो क्यूबिकल्स रहते हैं जो घर में बनते हैं वही आइस यूज करना चाहिए और स्टैंडर्ड पानी का आइस यूज करना चाहिए। दरअसल गंदगी में ही ई कोलाई बैक्टीरिया पनपता है। जब इस गंदगी में रखी बर्फ, गोले, गन्ने के रस या शरबत के जरिए हमारे पेट में जाती है तो पाचन तंत्र पर सीधा अटैक होता है। ये लूज मोशन, डिहाइड्रेशन और किडनी से जुड़ी बीमारियों का कारण बनता है। ई कोलाई ये वायरस मोस्टली इंटेस्टाइन पे काम करता है, जिसकी कॉमनेस्ट वजह होती है आउटसाइड फूड, बाहर का खाना, रास्ते पे जो फूड बनता है वो चीज़ों की वजह से ई कोलाई अपने बॉडी में चला जाता है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस वायरस। बेसिकली ये इंटेस्टाइन में चला जाता है, उसके बाद इसके प्रमुख लक्षण होते हैं लूज मोशंस, उसके बाद वॉमिटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, पेट काफ़ी तरह से फूल जाता है और वाटरी लूज मोशन इसमें ज़्यादा होता है। डिहाइड्रेशन होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ के गोले से बीमारी की बात सबको पता है, फिर भी चुस्की के ठेलों पर लोगों का पहुंचना कम नहीं हुआ है। मुंबई की जुहू और गिरगांव चौपाटी वाली जगहों पर हमें बर्फ के गोले के कई मुरीद मिले। जब हमारी टीम ने मिलावटी और गंदी बर्फ से होने वाले नुकसान के बारे में बताया तो लोगों की आंखें खुली। कोलाई बैक्टीरिया हो सकता है? नहीं, हमको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप चाहेंगी कि अगर ऐसा है तो उस पर एक्शन हो? हाँ, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक की सेफ्टी के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। आगे भी आप गोला खाएंगी? नहीं। अब आप समझ गए होंगे ये ठंडा जहर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अगली बार जब भी आप बर्फ का गोला खाएं या बाजार में किसी ड्रिंक में बर्फ मिलाकर पी रहे हो तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि ये साफ पानी से ही बनी है या नहीं। अब गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप से राहत के लिए घर से ही नींबू पानी साथ लेकर चल सकते हैं ताकि ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। अश्विनी कुमार पांडे, जी मीडिया, मुंबई।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.